नमस्कार मित्रों, प्लीज संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। ईश्वर आप सभी को सफल करे, ऐसी शुभकामना के साथ आज की प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। आज के प्रश्न मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न है। चलिए हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है मूल्यांकने चतुराणां कौशलानां परीक्षार्थाय का परीक्षा भवति, यानी कि मूल्यांकन के चारों कौशलों की परीक्षा के लिए कौन सी परीक्षा होती है। लिखित मौखिक परीक्षा चा, मौखिक लिखित भाषित परीक्षा चा, व्यायाम परीक्षा अथवा क्रीड़ा परीक्षा। तो सबसे पहले देखिए कि मूल्यांकन के चारों कौशलों का यदि परीक्षण करना है तो सीटेट की परीक्षा का मूल मंत्र सबसे पहले जो आपको इस टाइप के बकवास क्रीड़ा और ये सब दिया गया इसको काटिए। जो बकवास टाइप के ऑप्शन है उस ऑप्शन को काट दीजिए, तो आपको आपका जो आंसर को यदि तुक्का भी मार रहे हैं तो सही करने का चांस ज़्यादा बनता है। अब यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इसमें जो मूल्यांकन के चारों कौशलों का आपको करना है तो मौखिक लिखित भाषित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि आपकी क्या होगी, लिखित मौखिक परीक्षा। इसके द्वारा जो है आप लिखित परीक्षा के द्वारा कुछ कौशलों का मूल्यांकन कर पाएंगे और कुछ मौखिक परीक्षाओं के द्वारा। इस प्रकार से चारों का मूल्यांकन हो सकेगा। चलिए हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि कस्मिन् कस्मिन् विकल्पे भाषा शिकाय मूल्यांकनस्य अवसरम प्राप्तं भवति। किस विकल्प में भाषा शिक्षाएं होगा, यहाँ शिकाय लिख गया है, इसको सही कर लीजिएगा, शिकाय की जगह शिक्षाएं। किस विकल्प में भाषा शिक्षा के मूल्यांकन का अवसर प्राप्त होता है, बताइए। एतेषु सर्वेषु प्रार्थना सभायां, सांस्कृतिक समारोहे या बाल सभायां। कहाँ पर अगर बच्चे के मूल्यांकन करना है, भाषा शिक्षा का मूल्यांकन करना है, तो कौन से विकल्प इसके लिए उपयुक्त रहेगा। तो देखिए प्रार्थना सभा से भी उसकी भाषा का मूल्यांकन कर सकेंगे, ठीक है। सांस्कृतिक समारोह में भी भाषा का मूल्यांकन हो सकेगा, और आपका बाल सभा जो है ये सभी में होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एतेषु सर्वेषु। अच्छा, सीटेट में ये मान के चलिए कि एतेषु सर्वेषु वाला विकल्प भी सही होता है। यदि ऑप्शन में दिया गया जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऑप्शन में एतेषु सर्वेषु है, तो आप मान लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 3 मौखिक परीक्षाया भेदा ना अस्ति और नास्ति का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि नास्ति वाले जो प्रश्न होते हैं ना अक्सर वो गलत करवा देते हैं। हम अस्ति ध्यान लेते हैं और पहला ही विकल्प हमको सही लग जाता है, तुरंत मार के आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि सीटेट में भाई टाइम मैनेजमेंट का खेल है। टाइम इसमें आप जो है इतना लेंदी, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं कि पढ़ने में ही उसका सारा समय चला जाता है। ये तो रही बात संस्कृत की, लेकिन जो भाषा CDP इत्यादि आते हैं उसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं होता, बस उसका जो रूप होता है वो बड़ा रहता है, यानी कि जो पढ़ना रहता है वो बड़े रहते हैं, उसको घुमा फिरा के दिया रहता है। शिक्षार्थ मौखिक परीक्षा भेदा नास्ति, मौखिक परीक्षा का भेद नहीं है। शास्त्रार्थ श्लोका, आप देखिए यहाँ पे भी गलत हो गया है, यहाँ पे श्लोका कर लीजिएगा, इसको यहाँ पे ला पे मात्रा लगा दीजिएगा, ठीक है। श्लोका परीक्षा, संवाद परीक्षा, वाक चातुर्यम। अब बताइए आप कि इनमें से जो मौखिक परीक्षा का भेद है, 3 ऐसे हैं जो भेद हैं, एक नहीं है। कौन सा नहीं है आप बताइए। प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब होगा वाक चातुर्यम। वाक की चातुरता ये कोई भेद नहीं हुआ, ठीक है। मौखिक परीक्षा का शास्त्रार्थ मौखिक परीक्षा का भेद है। श्लोक परीक्षा ये भी भेद है, श्लोक सुनाएगा छात्र। संवाद जो है ये भी भेद है, लेकिन जो वाक चातुर्यम है ये नहीं है। यहाँ पर आप काट दीजिए, देखने में भी लग रहा है ये ऑप्शन। चलिए प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि पठित्वा अर्थग्रहणस्य योग्यतायाः मूल्यांकनं कुर्वन् निम्नस्य स्मरणम् आवश्यकम् अस्ति। पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना, किसी पाठ को, किसी पैराग्राफ को पढ़कर और उसके अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का यदि आपको मूल्यांकन करना है तो आपको क्या ध्यान में रखना आवश्यक है। एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए यदि आपको किसी के बच्चे का पढ़ करके वो अर्थ को कितना ग्रहण कर पा रहा है इसका मूल्यांकन करना है। तो छात्रे सद्वृत्ति नाम विकासम अभवत न वा, यानी छात्र की सद्वृत्ति का विकास हो रहा अथवा नहीं हो रहा। छात्रा पठित वस्तूनि प्रयुक्ता नाम शब्दा नाम लोकोक्ति नाम
इत्यादि नाम अर्थम अवगम्यते नावा। छात्र जो है, जो पढ़ रहा है, उसके उसमें प्रयुक्त शब्दों की, लोकोक्तियों की और अर्थों को इत्यादि अर्थों को, जो उसका जो अर्थ निकल के आ रहा है उसका अवगमन कर पा रहा है, उसको समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, ये ध्यान में रखना है। नंबर तीसरा है छात्रः पठित वस्तुनः मूल भावं ग्रहीतुं समर्था नवा। जो छात्र है, जो पठित वस्तु सामग्री है उसको पढ़ करके उसके मूल भाव को समझ पा रहा है, किसी स्टोरी के किसी पैराग्राफ को पढ़ करके उसके मूल भाव के समझ पा रहा है अथवा नहीं समझ पा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। उपरोक्त सर्वाणी, तो आप देखिए कि जब आप किसी बच्चे का मूल्यांकन करते हो कि वो जो पढ़ करके क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो इसमें सारी देखिए चीज़ें ज़रूरी होती है। छात्र का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। छात्र की पठित वस्तु को मतलब उसके अर्थ को समझ पा रहा है कि नहीं, ये भी है। और तीसरा है छात्र पठित वस्तु ना मूल भाव, बिल्कुल भाई, अगर उसके मूल भाव को नहीं समझ पा रहा है तो फिर मूल्यांकन इसी आधार पर ही होता है। और इसलिए तीनों सही इस नाते आपका क्या सही हो जाएगा, तीनों गलत होकर के आपका चौथा सही हो जाएगा, उपरोक्तानि सर्वाणि, यानी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि ईदृशम प्रश्नम यत व्यक्तिनिष्ठ पूर्वाग्रहात् मुक्ता भवति कथ्यते। इस प्रकार के प्रश्न जो व्यक्तिनिष्ठ पूर्वाग्रहात् से मुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं। व्यक्तिनिष्ठ पूर्वाग्रहात् मतलब जिसमें आप अपनी चीज़ें अपना नहीं रख सकते हैं, जैसे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हुए, इन सब लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें क्या हुआ कि थोड़ा बहुत एक आध लाइन आप अपना भी जोड़ मोड़ देते हो, लेकिन ऐसे प्रश्न की बात कर रहा है जिसमें आप अपना व्यक्तिगत निष्ठा नहीं रख, व्यक्तिगत चीज़ों को नहीं रख सकते हैं, तो ऐसे प्रश्न को न चित्रात्मक प्रश्न कहते हैं, न लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, बल्कि ऐसे प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या होता है कि जो उत्तर सही है वही सही होगा, उसमें आप कुछ हेर फेर नहीं कर सकते। और जो दीर्घ उत्तरीय टाइप के या चित्रात्मक प्रश्न होते हैं उसमें आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी जोड़ तोड़ के लिख लोगे तो भी वो थोड़ा सही हो सकता है। लेकिन अगर ये है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि पठित ग्रहण परीक्षायाम ईदृशाः प्रश्नाः भवन्ति। पढ़ करके ग्रहण करना है, इस प्रकार का प्रश्न कैसे प्रश्न होते हैं। ये अवधारेण साकम अनुमानम व्याख्याम मौलिक्याम च परीक्षन्ते। ये पाठ्यगतानां शब्दान् संरचनाश्च प्रमुखतया केन्द्रीकुर्वन्ति। ये छात्रां दोषाणि उत्तराणि लिखितुं प्रोत्साहन्ते। और ये पाठ्य ज्ञानम समग्र रूपेण परीक्षन्ते। तो आप बताइए कि पठित ग्रहण परीक्षा, इस प्रकार की परीक्षा कौन सी परीक्षा होती है। जो परीक्षा अवधारण सरगम व्याख्या मूल्यांकन की परीक्षा करते हैं, या जो पाठ्यगत शब्द संरचना और उनकी प्रमुखता को केंद्रीय करते हैं, अथवा ये जो छात्रों के निर्दोष उत्तरायण लिखितुम प्रोत्साहन थे, जो मतलब छात्र के द्वारा बिना दोष से उत्तर लिखे जाते हैं, ऐसे होते हैं। यह पाठ्य ज्ञान समग्र रूपेण परीक्षण थे। पता इनमें से क्या होगा। प्रश्न संख्या आपका 6 है। प्रश्न संख्या 6 का आपका सही जवाब क्या होगा। पहला होगा ये अवधारण साकम अनुमानम व्याख्याम मौतक्यानाम च परीक्षन्ते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि शैक्षिक मूल्यांकनाय विद्यालय शिक्षायां सर्वाधिक प्रचलिता विधा अस्ति। शैक्षिक मूल्यांकन के लिए विद्यालय शिक्षा में सबसे अधिक प्रचलित जो विधा है वो कौन सी विधा है। शैक्षिक मूल्यांकन के लिए कौन सी ऐसी विधा है जो सबसे अधिक प्रचलित है। मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, लिखित परीक्षा अथवा निरीक्षण विधि। चलिए बताइए प्रश्न संख्या 7, और इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा आपका। तीसरा, लिखित परीक्षा प्रचलित है। देखिए लिखित परीक्षा होती है ना, जो परीक्षाएं होती है सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं जब बच्चे छोटे होते हैं, 1 to आई थिंक 3rd से लेकर के आपका इंटर हाई स्कूल तक लिखित परीक्षा के माध्यम से ही परीक्षाएं होती हैं। सर्वाधिक प्रचलित परीक्षा है ये। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, प्रश्न संख्या 8 दिखाई नहीं दे रहा, हम ऐसे ही बोल दे रहे हैं आपको। यथा कस्मिन अपि, सॉरी ये भी नहीं है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है मूल्यांकनम अस्ति। यहाँ पर इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये है मूल्यांकनम अस्ति, बहुत हल्का सा दिख रहा है।
आप लोग को शायद वो भी न दिखाई दे रहा। मूल्यांकनम अस्ति, मूल्यांकन क्या है? क्या कस्मिन्नपि लक्ष्य सिद्धि मापनम है, अथवा रचनात्मकता परीक्षा है, या संकलनात्मिका परीक्षा है, अथवा वार्षिक परीक्षा है? मूल्यांकन क्या होता है? आप किसी चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाए, कौन सी परीक्षा होगी मूल्यांकन? प्रश्न संख्या 8। और प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका पहला, लक्ष्य सिद्धि मापन परीक्षा है मूल्यांकन परीक्षा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि यदा कस्मिन्नपि मापने तासां संकल्पानां समावेशा भवति, यस्यां मापनम् अस्माकं लक्ष्यः भवति, परीक्षायाः इदं गुणं कथ्यते। अब देखिए प्रश्न समझिए, इसमें बहुत हल्का दिख रहा है। यदा कस्मिन्नपि मापने तासां संकल्पानां समावेशः भवति, यास्यां मापनम् अस्माकं लक्ष्यः भवति, परीक्षायाः इदं गुणं कथ्यते। व्यापक गुणं कथ्यते, वस्तुनिष्ठता कथ्यते, वैधता कथ्यते, अथवा विवेधिकारिता कथ्यते। बताइए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब आपका क्या होगा? प्रश्न संख्या 9 का आपका सही जवाब होगा कि ये वैधता परीक्षा कहलाती है। कौन सी परीक्षा कहलाती है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा, विवेधिकारिता और व्यापकता, ये सब भेद आपने पढ़ा होगा। यथा कस्मिन्नपि मापने तास्यां संकल्पम समावेशा भवति, और यस्यां मापनम् अस्माकं लक्ष्यः भवति, और जिसके मापन का हमारा लक्ष्य होता है। और परीक्षा इदं गुणं कथ्यते, जब किसी भी मापन और उसके संकल्प का समावेशन होता है, और यासां मापनम् अस्माकं लक्ष्यः भवति, लक्ष्य भवति, परीक्षा इदं गुणं कथ्यते, तो इसको वैधता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वैधता कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि प्रस्तावनात्मक प्रश्नेषु अंतिम प्रश्नो भवति। प्रस्तावनात्मक जो प्रश्न होते हैं उनका अंतिम प्रश्न क्या होता है? समस्यात्मक होता है, अवबोध प्रश्न होता है, आवृत्त्यात्मक प्रश्न होता है, अथवा चौथा कह रहा है कि प्रस्तावनात्मक प्रश्न। चलिए प्रस्तावनात्मक प्रश्न कह रहा था कि प्रस्तावनात्मक प्रश्नेषु, जो प्रस्तावनात्मक प्रश्न होते हैं, प्रस्तावना से संबंधित, उसका अंतिम जो प्रश्न रखा जाता है वो कैसा होता है? समस्यात्मक होता है, अवबोधन होता है, अथवा आवृत्त्यात्मक प्रश्न होता है, अथवा प्रस्तावनात्मक प्रश्न होता है। प्रश्न संख्या 10। और प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा आपका? पहला होगा। अंतिम प्रश्न हमेशा समस्यात्मक रखा जाएगा, जब पहले किया जाएगा समस्यात्मक प्रश्न जब आप किसी चीज़ की प्रस्तावना बता रहे हो। जैसे आप कोई टॉपिक समझाने जा रहे हो, उसकी प्रस्तावना बता रहे हो। मान लीजिए कि हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे कोई जैसे, हाँ ठीक है, जैसे हम आपको किसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, सूर्य के बारे में ही बताने जा रहे हैं, तो पहले एक तरीके से हमने पूछा कि अरे अच्छा आपने सूर्य देखा है? अच्छा सूर्य क्या करता है? इस तरीके से इजी क्वेश्चंस करेंगे उससे। ठीक है, इजी क्वेश्चन करे, सूर्य क्या देता है? अच्छा आपने कहा, अच्छा कौन सा विटामिन पाया जाता है सूर्य में? विटामिन डी पाया जाता है। अच्छा गुड। फिर बाद में आपको अच्छा ये बताओ, सूर्य के अंदर ऐसा कौन सा, मतलब कुछ ऐसा प्रश्न दे देंगे जो बच्चे के लेवल से ऊंचा हो, तो वहाँ बच्चा फंस जाएगा। तो ऐसे प्रश्न जो है अंतिम में जो आप प्रश्न पूछेंगे वो समस्यात्मक प्रश्न पूछेंगे प्रस्तावना करते समय, ताकि बच्चा जिसके बारे में नहीं जानता फिर वहाँ से आप बताना शुरू करोगे। तो आज हम लोग सूर्य के अंदर के जो तत्व होते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं। तो इसका जो अंतिम प्रश्न होता है वो समस्यात्मक प्रश्न होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने समझा दिया, हालांकि मेरा लक्ष्य था कि हम सिर्फ प्रश्न और उत्तर कराएंगे, पर थोड़ा सा हमें लगा कि शायद समझ नहीं पाओगे आप लोग, इसलिए हमने व्याख्या कर दी। प्रश्न संख्या 11 प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि पठित विषय मूल्यांकनम कर्तुम् एते प्रश्न पृच्छन्ते। पठित विषय का मूल्यांकन करने हेतु प्रश्न पूछे जाते हैं। स्मृति प्रश्न, विचारोत्तेजन प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, अथवा अवबोध प्रश्न। आप बताइए, पहले प्रश्नों को समझिए आप, क्योंकि संस्कृत में है तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो समझ नहीं पा रहे होंगे। पठित विषय, जो विषय पढ़ाया गया है
उसका मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो हमने पढ़ाया आपको वो आपके कितना समझ में आया। इसका यदि शिक्षक को मूल्यांकन करना है तो उसको किस टाइप से प्रश्न पूछने चाहिए बच्चों से। स्मृति प्रश्न पूछने चाहिए अथवा विचारोत्तेजक प्रश्न पूछने चाहिए जिससे उनका विचार की उत्तेजना हो, अथवा विकासात्मक प्रश्न पूछें या फिर अवबोध प्रश्न पूछें। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब होगा वो आपका चौथा होगा, अवबोध प्रश्न पूछना चाहिए। उससे रिलेटेड प्रश्नों को पूछिए जो आपने टॉपिक में पढ़ाया, ताकि देखिए कि बच्चा कितना अवबोध हुआ, उसको जो आपने पढ़ाया उसको कितना उसका ज्ञान था। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 11 हो गया। हम लोग प्रश्न संख्या 12 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि तुलनात्मक प्रश्न भवन्ति। तुलनात्मक प्रश्न कैसे प्रश्न होते हैं? रचनात्मक होते हैं, गद्य पद्य योजनाया होते हैं अथवा गद्य पाठ योजनाया होते हैं। एटी सर्वा। तुलनात्मक प्रश्न, तुलना जो होती है, तुलनात्मक प्रश्न बज रहे हैं ना, जैसे दो के बीच में तुलना होती है,